Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 22nd November 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comments section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about antimicrobial resistance. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view from health segment. सबसे पहले समझते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस होता क्या है। तो देखिए, कोई भी माइक्रोब जैसे कि बैक्टीरिया हो या फंगस हो या पैरासाइट हो, अगर उस माइक्रोब के अगेंस्ट दवाइयाँ इफ़ेक्टिव तरीके से काम ना करें तो उसे इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस। जैसे कि माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियाज, वायरस, फंजाई या पैरासाइट्स, दे इम्पैक्ट आवर बॉडी, राइट। एंड वी इन जनरल यूज़ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, जिसको हम लोग कभी कभार एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं। दीज एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स आर यूज टू किल दीज माइक्रोब्स। फॉर एग्जाम्पल, रिफैम्पिसिन एंड आइसोनेजिड फॉर टीबी पेशेंट्स टू किल द बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम दैट कॉजेज टीबी। लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है तो उस केस में ये दवाइयाँ उस इंसान के ऊपर काम नहीं करेंगी। उस इंसान के ऊपर इन द सेंस कि उस इंसान के अंदर जो माइकोबैक्टीरियम नाम के बैक्टीरियाज हैं, जिसने टीबी करा हुआ है इस इंसान को, उसके अगेंस्ट ये दवाइयाँ काम नहीं कर पाएंगी। ऐसे हालात को हम लोग कहते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस। तो आखिर ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप कैसे होता है, क्या क्या कारण है इसके पीछे। तो सबसे पहला कारण है इम्प्रॉपर यूज ऑफ ड्रग्स। तो होता क्या है ज़रा समझिए कि इम्प्रॉपर यूज ऑफ ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स से हमारा मतलब है दवाइयाँ जो किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए हमें दिया जाता है। तो इम्प्रॉपर यूज ऑफ ड्रग्स से हमारा मतलब है कि अगर आपको डॉक्टर ने 6 महीने का कोर्स लिखा है, फॉर एग्जांपल जैसे किसी को भी अगर टीबी हो जाता है तो जो एंटीबायोटिक ड्रग्स का जो कोर्स है पूरा का पूरा वो 6 से 7 महीनों का होता है। और अगर कोर्स पूरा होने से पहले अगर आप दवाइयाँ लेना बंद कर देंगे तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज इम्प्रॉपर यूजेज ऑफ ड्रग्स। या फिर दवाइयाँ आप एडवोकेट तरीके से ना लें, पावरफुल दवाइयाँ ना लें, तो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज इम्प्रॉपर यूजेज ऑफ ड्रग्स। इससे होता क्या है ज़रा समझिए। improper usage of drugs say it leads to only partial killing of the bacteria and that may lead to survival of the some bacteria in your body which are powerful enough। तो समझाता हूँ मैं इस आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। देखिए, किसी भी इंसान के शरीर के अंदर कुछ माइक्रोब्स आ गए हैं, ठीक है, कुछ इस तरह के जर्म्स आ गए हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फंगस आ गया है। फॉर एग्जाम्पल आप टीबी मान करके चलिए, इसके अंदर माइकोबैक्टीरियम नाम का बैक्टीरिया आ गया है। अब इसको मारने के लिए डॉक्टर ने दवाई लिखी, ये दवाइयाँ लिखी और 6 महीने तक इस कोर्स को लेने के लिए कहा, इन दवाइयों को लेने के लिए कहा। लेकिन 3-4 महीनों के बाद ही इस इंसान को बेहतर महसूस होने लगा कि मुझे तो बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ मैं, मुझे तो कोई बीमारी है नहीं, और फिर उसने दवाइयाँ बंद कर दी। तो हुआ क्या होगा कि 3 से 4 महीनों तक इस दवाई के लगातार इस्तेमाल करने से, इस एंटीबायोटिक मेडिसिन के लगातार इस्तेमाल करने से जो माइक्रोब्स कमज़ोर थे, उन माइकोबैक्टीरियम में जो बैक्टीरिया कमज़ोर था वो तो मर गया, लेकिन जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बैक्टीरियाज थे दे समहाउ सर्वाइव्ड। और 6 महीने तक अगर दवाई ली जाती तो वो स्ट्रॉन्गर बैक्टीरियाज भी मर जाते, पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाता तो। लेकिन इस इंसान ने 4 से 5 महीनों के बाद कोर्स बंद कर दिया दवाइयों का, और जो स्ट्रॉन्गर बैक्टीरियाज थे समहाउ दे सर्वाइव्ड, उनकी संख्या कम थी, दे वर लेस इन नंबर्स एंड दैट इज़ वाई दिस पर्सन फेल्ट हेल्दी। बट नाउ दोज बैक्टीरियाज हैव सर्वाइव्ड and you have stopped taking medicine, so now those bacteria will multiply and they will multiply large in numbers, and when they grow large enough in numbers, उसके बाद दोबारा से जब आप यही दवाई इस्तेमाल करना शुरू करेंगे उनके ऊपर तो ये दवाइयाँ काम नहीं कर पाएंगी इफ़ेक्टिव तरीके से। एंड सच सिचुएशन विल बी नोन एज सिचुएशन ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस या एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस। तो ये होता है इम्प्रॉपर यूज ऑफ ड्रग्स। आपने सारे के सारे बैक्टीरियाज को मारा नहीं, ठीक तरीके से पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं किया, तो दैट विल ओनली लीड टू
partial killing of such bacteria, some bacteria will survive and they will lead to antimicrobial resistance in long run. दूसरा तरीका जिससे एंटीमाइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस हो सकता है वो है थ्रू फूड सप्लाई. तो फॉर एग्जांपल इन मैनी केसेस सम एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स आर गिवन टू लाइव स्टॉक्स, कैटल्स. तो इसके बॉडी में एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स गया एंड देन दिस कैटल gets consumed by humans and indirectly these drugs or medicines, antibiotic medicines, entered our body. And now these antibiotic medicines will act on some of the bacteria that are inside our body. They will kill some good bacteria. At the same time the bad bacteria will fight against these drugs. But जब इस drugs के against ये bad bacteria fight करेगा, क्योंकि ये drugs हमारे body के अंदर घुस चुका है और बैड बैक्टीरिया इसके अगेंस्ट फाइट करेगा, तो नाउ बैड बैक्टीरिया विल इवॉल्व. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अप्लाइज हियर एज वेल. आपके बॉडी के अंदर ये मेडिसिन अनजाने तरीके से एंटर हो चुका है and it will kill good bacteria, it will fight against bad bacteria and bad bacteria will evolve and over a period of time they will become strong enough so that when you become ill you take some medicines, those medicines will not act in effective manner and such situation will be known as antimicrobial drug resistance. अभी तीसरा एक तरीका निकल करके आ रहा है जो साइंटिस्ट ने हाल फिलहाल में जिसके अगेंस्ट अलार्म रेज किया है, वो है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो बहुत सारा अपना वेस्ट वाटर आसपास के रिवर्स में रिलीज़ कर देती हैं और रिवर्स के थ्रू होते हुए, फिशेस के थ्रू होते हुए वो फिर ड्रग्स हमारे बॉडी में आ सकता है. तो हाल फिलहाल में रिवर्स के अंदर एंटीबायोटिक ड्रग्स के कंसंट्रेशन के बढ़ने की खबरें आ रही हैं और उससे फिर वो एंटीबायोटिक ड्रग्स हमारे बॉडी में इंटर कर सकता है एंड दैट मे लीड टू एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस इन आवर ओन बॉडी. अभी करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं. तो 18 से 22 नवंबर तक एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस. उसी कॉन्टेक्स्ट में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें बताया गया है कि इंडिया के अंदर लगभग 43% river water is now having active pharmaceutical ingredients which might have disastrous ramification on our health, especially in the format of drug resistance. और इसी कारण से इस रिपोर्ट में सजेस्ट किया गया है कि फार्मा कंपनियों को वेस्ट वाटर मैनेजमेंट को ठीक तरीके से करना चाहिए और इस तरह के जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको सीधा सीधा रिवर में रिलीज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इट विल लीड टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. तो इस साल का जो वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक है इसका थीम है प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर. भारत सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इन ऑर्डर टू काउंटर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, उसको एक एक करके देखते हैं. तो पहला इनिशिएटिव है, उसका नाम है नेशनल प्रोग्राम ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कंटेनमेंट. इसमें हर एक स्टेट मेडिकल कॉलेज में, अलग अलग स्टेट में जो मेडिकल कॉलेज है, जैसे आसाम मेडिकल कॉलेज एंड ऑल, वहाँ पे लैब्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा जिसका काम होगा आसपास के रिवर से और अलग अलग जगहों से सैंपल्स को कलेक्ट करना और ये देखना कि कहीं अनवांटेड ड्रग्स का कंसंट्रेशन तो नहीं बढ़ रहा. नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस लॉन्च किया गया 2017 में, विच इज़ फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ. तो बेसिकली वन हेल्थ कॉन्सेप्ट का मतलब है कि अगर हमें खुद को हेल्दी रखना है तो वी शुड नॉट जस्ट फोकस ऑन आवर ओन हेल्थ, वी शुड फोकस ऑन द हेल्थ ऑफ द सिस्टम और इकोसिस्टम अराउंड अस एज वेल. अगर हमारे आसपास में पेड़ पौधे जानवर कहीं पे भी कुछ बीमारी फैलेगी तो दैट विल ultimately catch us as well. So we have to see the entire ecosystem as one and we have to maintain the entire ecosystem healthy. That is the concept of One Health which is being promoted under this National Action Plan on Antimicrobial Resistance that was launched in 2017. उसके अलावा बेनिफिट्स टू द मैन्युफैक्चरर विद ग्रीनर प्रैक्टिस. तो जो मैन्युफैक्चरर्स, ड्रग मैन्युफैक्चरर्स बेहतर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं, यानी कि अपने जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उसको रिवर में सीधा सीधा डिस्चार्ज नहीं कर रहे, इस तरह का जो भी अप्रोच जो भी मैन्युफैक्चरर्स फॉलो कर रहे हैं, उन मैन्युफैक्चरर्स को
फिर थोड़ा बहुत मॉनेटरी इंसेंटिव दिया जा रहा है, और इस तरह का कॉन्सेप्ट बाकी सारे देशों में से यूके में, नॉर्वे, स्वीडन में ऑलरेडी देखा जा रहा है। उसके अलावा इंडिया में स्टार्ट किया गया है रेड लाइन कैंपेन। तो कुछ कुछ दवाइयों में आप देखते होंगे इस तरीके का रेड लाइन बना हुआ होता है। रेड लाइन बने होने का मतलब ये है कि इन दवाइयों का इस्तेमाल आप तभी करें जब आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो, और डॉक्टर ने जितना आपको कोर्स प्रिस्क्राइब किया है 5 दिन 10 दिन, आप वो पूरा पूरा कोर्स लें अगर इन दवाइयों को आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो। क्योंकि ये दवाइयाँ बेसिकली, रेड लाइन का मतलब है कि ये दवाइयाँ वो हैं जिनका अगर ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो आपके अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। सो मेडिसिन्स विथ रेड लाइन ऑन द स्ट्रिप शुड नेवर बी कंज्यूम्ड विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। इसीलिए जो मेडिकल स्टोर वाले हैं उनको ये निर्देश दिया जाता है कि दे शुड नॉट बी सेलिंग सच मेडिसिन्स विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। इस टॉपिक के बेसिस पे यूपीएससी ने 2019 में प्रीलिम्स में सवाल पूछा था। दिस वाज द क्वेश्चन, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ड्रैगन एंड द एलिफेंट। And this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. So देखिए, कभी ऐसे भी इस तरीके का आ सकता है, आया हुआ है ऑलरेडी यूपीएससी में काफ़ी पहले, ड्रैगन एंड द एलिफेंट। आपको समझना होगा कि अलग अलग देशों को अलग अलग जानवरों के नाम से बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज़ नोन एज एलिफेंट। इंडिया का सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम इज़ नोन एज एलिफेंट। वाई? बिकॉज इट मूव्स स्लोली येट वी आर स्ट्रॉन्ग। क्योंकि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इकोनॉमी भी काफ़ी धीरे धीरे चलती है, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इस कारण से कंसेंसस बना करके हम फैसले लेते और इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए सिस्टम इज़ क्वाइट रेजिलियंट दो इट मूव्स स्लोली, इट टेक्स टाइम इन डिसीजन मेकिंग। तो इस कारण से इंडियन इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम को हम लोग एलिफेंट भी कभी बार कहते हैं। एलिफेंट्स का हिस्टोरिकली काफ़ी सिग्निफिकेंस भी रहा है। हमारे यहाँ पे जितने भी इन्वेजन्स हुए हैं वहाँ पे इंडियन किंग्स ने ज़्यादातर एलिफेंट्स का इस्तेमाल किया। दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न वाई इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज एलिफेंट। चाइना इज़ नोन एज ड्रैगन बिकॉज ऑफ इट्स फियर्स नेचर, एंड ड्रैगन इज ऑल्सो कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन देयर mythological स्टोरीज। रसिया इज़ नोन एज बियर। तो रसिया बियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बियर नॉर्मली तो काम दिखता है लेकिन एकाएक से अग्रेसिव हो जाता है कभी कभार, तो इसको रसिया भी ऐसा ही, उसका कुछ बिहेवियर है। वैसे तो काम रहता है लेकिन एकाएक से वो कभी कभार अग्रेसिव हो जाता है। यूएस इज़ नोन एज ईगल। ईगल कैसा होता है? वाई यूएस इज़ नोन एज ईगल? क्योंकि उसको पूरे दुनिया पे नज़र रखनी है, भले उसका वहाँ पे काम हो या ना हो। तो जैसे ईगल हर जगह नज़र रखता है, even if it has nothing to do with the events going on the ground. Similarly, US keeps watch on all the countries around the world and know about the events going on across the world, even when it has nothing to do with the events going on. Means it has no business there, yet US keeps watch on the events, and that is why US is known as eagle, because just like an eagle, US keep eyes on everything. Britain is known as lion, proud of its past हिस्ट्री। तो आप देखते होंगे लायंस का वो सिंबल बना करके रखते हैं, तो अपने बस प्राइड को दिखाने के लिए कि हमारा हिस्टोरिकल पास्ट कितना प्राइड से भरा हुआ है, उसके लिए वो लोग लायन का सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। अब करंट आर्टिकल पे आ जाते हैं। करंट आर्टिकल का हेडिंग था बस ऐसा, स्लोइंग ड्रैगन रेसिंग एलिफेंट। तो इसलिए मैंने ड्रैगन और एलिफेंट का मतलब समझा दिया। ड्रैगन मतलब स्लोइंग चाइना एंड रेसिंग इंडिया। इंडिया के लिए एक एडवांटेज है, चाइना धीरे धीरे स्लो डाउन कर रहा है। तो क्या एडवांटेज है वो ज़रा समझते हैं। देखिए, आने वाले साल में 2 इवेंट होने वाला है। चाइना का पॉपुलेशन पहली बार बढ़ने के बजाय अब गिरना शुरू होगा, और दूसरा इवेंट होने वाला है कि इंडिया विल बी सरपासिंग चाइना एज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड बाय द ईयर 2023. सो इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू सरपास चाइना एंड बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री नेक्स्ट ईयर. तो इसमें चाइना के लिए क्या नुकसान वाली बात है? चाइना का पॉपुलेशन देखिए लगातार अब गिर रहा है। इंडिया का पॉपुलेशन आने वाले टाइम में स्टेबलाइज होगा और बाद में गिरेगा, लेकिन अभी तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और अब चाइना का पॉपुलेशन अब गिरेगा। तो चाइना का जो भी पॉपुलेशन है अब, उसमें धीरे धीरे ओल्ड एज पॉपुलेशन वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि यंग एज या वर्किंग एज पॉपुलेशन की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है. And this is how China economy is aging and
its dependent population is growing while working population is now relatively less in number, and that is how the economic growth potential of China is getting limited. जबकि इंडिया के अंदर आप देखिए तो अभी भी जो यंग एज पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है. हमारा एवरेज एज 28.7 ईयर्स है. दैट मीन्स we have most or highest number of population or larger number of population you may say in the working age group, and that provides an opportunity for us to reap the benefit and make our economy grow at faster pace. और इसी को कहा गया डेमोग्राफिक डिविडेंड. तो डेमोग्राफिक मतलब डेटा विथ रिस्पेक्ट टू डेमोज मीन्स पीपल. तो हमारी जनसंख्या को लेकर के जो डेटा है वो हमारे फेवर में है, इसी को कहा गया डेमोग्राफिक डिविडेंड. वी हैव यंग एज पॉपुलेशन. तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का डेफिनेशन यूनाइटेड नेशन के हिसाब से क्या है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के हिसाब से डेमोग्राफिक डिविडेंड रेफर्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम द शिफ्ट इन पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर विद द शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन इज लार्जर दैन द नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन. तो हमारे यहाँ पे वर्किंग एज पॉपुलेशन की संख्या ज़्यादा है. दैट इज़ प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ पोटेंशियल इन अ लार्जर अमाउंट. तो आप अगर देखिए तो इंडिया का लगभग अभी तक 60 से 62% जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज ग्रुप में है, और वो धीरे धीरे बढ़ेगा टिल द ईयर 2031. तो टिल द ईयर 2031 65% पीपल विल बी इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन वाइल 35% विल बी इन द डिपेंडेंट. वर्किंग एज जनसंख्या होती है 16 साल से लेकर के 64 साल तक. तो 16 साल से कम उम्र के बच्चे या 64 साल से ज़्यादा उम्र के जो सीनियर सिटीजन है दे आर नॉट कंसिडर्ड एज वर्किंग एज, वो उनकी संख्या अभी कम है. लेकिन धीरे धीरे इंडिया के अंदर भी यंग एज पॉपुलेशन कम होगा आफ्टर 2031 और ओल्ड एज या डिपेंडेंट पॉपुलेशन की संख्या बढ़ेगी. बट इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिमेन मोर और लेस इन द सेम लाइन. 2051 तक 2051 तक वर्किंग पॉपुलेशन 62% रहेगा, जबकि डिपेंडेंट पॉपुलेशन 38% तक बढ़ेगा. लेकिन चाइना के अंदर ऐसे हालात नहीं है. चाइना के अंदर अब डिपेंडेंट पॉपुलेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि वर्किंग पॉपुलेशन लगातार गिरता जा रहा है. एंड दिस इज हाउ चाइनाज ग्रोथ पोटेंशियल इज नाउ गेटिंग लिमिटेड. चाइना ने गलती कहाँ की, इंडिया कहाँ सीख सकता है चाइना से, वो ज़रा देखते हैं. चाइना ने 1980s में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट नियम बनाए, जिसको वन चाइल्ड पॉलिसी कहा गया, जिसमें लोग जो भी ऑर्डिनरी लोग एक से ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे थे उनके ऊपर काफ़ी हेवी फाइन लगाया जा रहा था. जो दूसरा बच्चा हो रहा था उसको गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी उसकी ख़त्म कर दी जा रही थी. जो भी गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई सब्सिडी थी वो ऐसे परिवारों को नहीं दी जाती थी जिनके यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे होते थे. तो दिस इज़ हाउ चाइना फॉलोड वन चाइल्ड पॉलिसी फ्रॉम 1980 टू 2016. लेकिन 2016 तक उनको रियलाइज़ होने लगा कि उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी करके अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल तो कर लिया है, लेकिन धीरे धीरे नए जनरेशन के लोग आ नहीं रहे हैं उस रफ्तार से. जबकि इकॉनमी ग्रो होने के कारण, बेहतर हेल्थ सर्विसेज होने के कारण लोग ज़्यादा समय तक जी रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है. दिस इज़ हाउ नाउ डिपेंडेंट पॉपुलेशन इज ग्रोइंग इन लार्जर पॉपुलेशन. सो दैट इज़ हाउ इन 2016 दे रिलैक्स्ड देयर वन चाइल्ड पॉलिसी टू 2 चाइल्ड पॉलिसी. लेकिन आप किसी को ज़्यादा बच्चे पैदा करने से रोक सकते हैं इन द नेम ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल. आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना कम से ज़्यादा बच्चे पैदा करने, क्योंकि अब तुम्हें 2 बच्चे पैदा करने या 3 करने, आप नहीं कर सकते ना. सरकारें तो नहीं कर सकती, क्योंकि लोगों को आप इस तरीके से फोर्स नहीं कर सकते. तो अब जिस देश में 30 से 40 साल तक वन चाइल्ड पॉलिसी चला हो, वहाँ का कल्चर पूरी तरह से वन चाइल्ड पॉलिसी के हिसाब से बन चुका है, लोगों का सोच उस हिसाब से बन चुका है. उसके अलावा अब इकॉनमी जो है वो इतनी ग्रो हो चुकी है कि लाइफ जो मतलब डे टू डे बेसिस पे जो लाइफ सर्वाइवल के लिए जो कॉस्ट है वो बढ़ता जा रहा है. तो ऐसे हालात में 2 बच्चे लोग वैसे भी प्रेफर नहीं कर रहे हैं. एंड दिस इज़ हाउ डिस्पाइट अडॉप्टिंग 2 चाइल्ड पॉलिसी इन 2016 पीपल कंटिन्यूड विथ वन चाइल्ड इन चाइना. सो जब देखा चाइना ने कह रहे जनसंख्या तो बढ़ नहीं रही और ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से यंग एज पॉपुलेशन आ नहीं रहा है, तो चाइना एक्सेप्ट और ब्रॉट 3 चाइल्ड पॉलिसी इन 2021. And now China is encouraging people to have 3 children, but people are now producing less. So most of the family are going for 1 child still, despite relaxation in norms. So इस कारण से चाइना को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा. यू सी चाइना स्ट्रक्चर इज लाइक दिस.
चाइना का जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो बढ़ता जा रहा है, जबकि यंग एज पॉपुलेशन धीरे धीरे घटता जा रहा है। और 2050 तक तो हालत और बुरी हो जाएगी। ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादातर जनसंख्या ऐसी होगी जिसकी एज 60 से 65-70 साल होगी, नहीं ज़्यादातर जनसंख्या यहाँ पे होगी, जबकि वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो रहा होगा। दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। इसी को कहा जाता है हाई डिपेंडेंसी रेशियो, वेयर डिपेंडेंट पॉपुलेशन इज मोर एज कंपेयर टू वर्किंग एज पॉपुलेशन, एंड दैट प्रॉब्लम विल बी फेस्ड बाय चाइना बाय 2050 बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंजेंट पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर या वन चाइल्ड पॉलिसी दैट इट अडॉप्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसी को नाम दिया जाता है 4:2:1 प्रॉब्लम ऑफ चाइना। जैसे मान लीजिए कि दादा दादी और नाना नानी हैं, उनके एक एक बच्चे, दे गॉट मैरिड अमंग्स देमसेल्फ, उसका फिर एक बच्चा, तो अब यंग एज में सिर्फ एक बच्चा है, उसके 2 माँ बाप और फिर उनके 2 माँ बाप, टोटल 4। तो बूढ़े लोग अब ज़्यादा हो रहे हैं और ख़ासकर हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर होने के कारण ये ज़्यादा लंबे समय तक जी रहे हैं, जबकि आने वाला जनरेशन में बच्चे कम हो रहे हैं, इसलिए वर्किंग एज पॉपुलेशन कम होता जा रहा है। दिस इज़ नोन बाय द नेम 4:2:1 प्रॉब्लम ऑफ चाइना। इन सिंपल वर्ड्स 4:2:1 प्रॉब्लम ऑफ चाइना डिपिक्ट्स द राइजिंग डिपेंडेंसी रेशियो इन चाइना। चाइना से गलती कहाँ हुई? पॉपुलेशन कंट्रोल करना तो बुरी बात नहीं है, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, दैट वाज अ गुड प्लान, बट उन्होंने पॉपुलेशन को काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से कंट्रोल किया और काफ़ी लंबे समय तक वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई, और इस कारण से उनका फर्टिलिटी रेट काफ़ी नीचे गिर गया। फर्टिलिटी रेट मतलब ऑन एन एवरेज अ वुमन बियर्स हाउ मेनी चिल्ड्रेन इन हर रिप्रोडक्टिव साइकिल, एंड फर्टिलिटी रेट वेंट वेरी डाउन, एंड दैट इज़ हाउ पॉपुलेशन इज़ नाउ डिक्लाइनिंग। सो उनको पॉपुलेशन कंट्रोल करना था, लेकिन स्मार्ट तरीके से, कि पॉपुलेशन को धीरे धीरे कंट्रोल किया जाए। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से नीचे ले जाने का मतलब है कि एकाएक से डिपेंडेंट एज पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, एंड दिस इज़ व्हाट परहैप्स चाइना डिड नॉट प्लान्ड फॉर, एंड नाउ दे आर फेसिंग द कंसिक्वेंसेस। इंडिया को यही सीखना है। चाइना की इकॉनमी पिकअप कर चुकी है। पिकअप का मतलब ये है कि अब इससे ज़्यादा फास्ट तरीके से वो ग्रो नहीं कर पाएगी। इट इज़ फेसिंग मेनी चैलेंजेस। वन ऑफ द बिगर चैलेंजेस कि its working age population is declining. So China can no longer be driver of the economy. Its young age population is declining. यूरोप की भी वही हालत है। यूरोप इकोनॉमी has also matured. For example, वहाँ की लार्ज इकोनॉमी को देखो, जर्मनी या फ्रांस की, तो उनका एवरेज एज तो 47 ईयर है। चाइना का एवरेज एज अभी 38 के आसपास है, जबकि इंडिया के पास एडवांटेज है, हमारा एवरेज एज 28 ईयर्स के आसपास है। लेकिन इंडिया को अपने इस यंग एज पॉपुलेशन का फ़ायदा उठाना होगा, अपने यूथ को बेहतर ट्रेनिंग देनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी होगी, तभी तो इस यंग डेमोग्राफी का फ़ायदा है। अदरवाइज़ हमारे यहाँ पे 50% से ज़्यादा लोग तो काम ही नहीं कर रहे। सो उस यंग डेमोग्राफी का फ़ायदा क्या हुआ? सो एज पर डेटा रिलीज्ड बाय NSO, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ ओनली 47%, मीन्स वर्किंग एज पॉपुलेशन में बस 47% लोग काम कर रहे हैं, नहीं तो काम ढूंढ रहे हैं। 53% काम ही नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल। सो इस कारण से हमारा जो डेमोग्राफी के कारण जो अपॉर्चुनिटी हमें मिला हुआ है, उसको हम लोग ठीक तरीके से इनकैश नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट मे हैव नेगेटिव इम्पैक्ट इन लॉन्ग रन। जब आज यंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, तब वो काम करके प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, और बाद में यही सब जब बूढ़े होंगे हम लोग, तो हमारी इकॉनमी भी उतना स्ट्रांग नहीं होगी हमारी रिक्वायरमेंट को सपोर्ट करने के लिए। और अगर अभी हमने यंग एज पॉपुलेशन का फ़ायदा उठा करके अपॉर्चुनिटीज़ को सीज नहीं किया, खासकर जब चाइना नीचे जा रहा है, अगर हमने इसको सीज नहीं किया, तो दैट बेनिफिट विल बी इनकैश्ड बाय अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस एंड बांग्लादेश। इन इकॉनमीज़ को तो वैसे भी एडवांटेज है, बिकॉज दीज इकॉनमीज आर कैटेगराइज्ड एज LDCs इन WTO, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, तो जिस कारण से इनको ट्रेड करते टाइम में बहुत सारे एडवांटेजेस मिल सकते हैं। और यही सारे एडवांटेजेस का फ़ायदा उठा के बांग्लादेश 2020 में इंडिया को सरपास कर गया था इन GDP पर कैपिटा। वो बात अलग है कि फिर पीछे चला आया। तो यंग एज की अगर बात की जाए, तो पाकिस्तान का तो एज हमसे भी ज़्यादा यंग, इट इज़ 23 ईयर्स ओल्ड। एवरेज की बात की जाए, अफगानिस्तान इज़ इवन यंगर 17। तो अगर आज के डेट में हमने इसका फ़ायदा नहीं उठाया, तो और स्किल नहीं किया, अपने पॉपुलेशन को ट्रेनिंग नहीं दी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट की, तो हम लोग वो भी प्रॉब्लम फेस करेंगे जो चाइना फेस कर रहा है। एट द सेम टाइम चाइना ने कम से कम यंग एज के टाइम में, जब वहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन यंग थी, तो काफ़ी ज़्यादा इकॉनमिक ग्रोथ भी किया। हम तो वो भी नहीं कर रहे हैं, तो वी विल फेस बिगर प्रॉब्लम्स। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, एंड दिस इज़ हाउ these points could be mentioned when you are writing any question on the possibility of demographic dividend. The next article is about Central Depository Service India Limited, CSDL. This topic is important from our syllabus, GS paper 3, Indian economy point of view.
सबसे पहले समझते हैं शेयर डिपॉजिटरीज होते क्या हैं। तो देखिए, जैसे हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं, राइट, और हमें अकाउंट में दिखता रहता है कितना पैसा बैंक में है, ठीक वैसे ही जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी एसेट्स हैं, जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इसका हम लोग डिजिटल फॉर्मेट में इनको हम लोग रख सकते हैं इन शेयर डिपॉजिटरीज। तो पैसा जैसे बैंक में रखते हैं और डिजिटल फॉर्मेट में हमें दिखता है, वैसे ही जो सिक्योरिटी मार्केट के जो भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं, स्टॉक बॉन्ड जैसे, उसको हम लोग शेयर डिपॉजिटरीज में रख सकते हैं और वो हमें डिजिटल फॉर्मेट में, यानी कि डीमैट फॉर्मेट में, डिजिटल को हम लोग डीमैट कहते हैं, डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में दिखता रहता है। सो जैसे हम लोग पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक वैसे ही इन सिक्योरिटी शेयर डिपॉजिटरीज से शेयर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है खरीदने बेचने के लिए। एंड दिस शेयर डिपॉजिटरीज आर रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो बैंक और डिपॉजिटरीज में काफ़ी सिमिलरिटी है। जैसे बैंक हमारा फंड या अकाउंट होल्ड करता है पैसों का, डिपॉजिटरीज हमारा शेयर अकाउंट या शेयर सिक्योरिटीज़ को होल्ड करता है। इंडिया के अंदर दो डिपॉजिटरीज हैं, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था। दूसरा है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड, इसको बाद में इस्टेब्लिश किया गया 1999 में, लेकिन इट हैज़ नाउ ग्रोन बिगर इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ अकाउंट। CSDL इज बिगर एज कम्पेयर टू NSDL. इट हैज़ रीच्ड 5 करोड़ डीमैट अकाउंट विच इज़ हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। द फर्स्ट डिपॉजिटरी टू रीच 5 करोड़ डीमैट अकाउंट। अभी हमारे आपके जैसे लोगों को अगर हमें CSDL या NSDL में अपने शेयर्स को रखना है तो हम डायरेक्टली इनको कांटेक्ट नहीं कर सकते। व्हाट हैपेंस कि वी विल हैव टू कांटेक्ट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो SBI, HDFC, ICICI, ये सब जो है, इनकी मदद से हम लोग अपने जो शेयर्स हैं उनको हम लोग CSDL या NSDL में डिजिटल फॉर्मेट में रखवा सकते हो। तो वेन एवर नाउ यू बाई अ शेयर, ये सेबी द्वारा मैंडेटेड डायरेक्टिव्स है कि अब आप शेयर खरीद बेच जो करेंगे वो सब कुछ डिजिटल फॉर्मेट में होगा, आपको कुछ भी फिजिकल फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। उस डिजिटल फॉर्मेट ऑफ शेयर या बॉन्ड को हम लोग कहते हैं डीमैट फॉर्मेट। तो डीमैट जो शेयर्स होंगे खरीदे बेचे जाते हैं, दे आर दो शेयर्स इन फिजिकल फॉर्मेट आर केप्ट इन CSDL या NSDL। जैसे कि हमारा बैंक में जो हम पैसा रखते हैं फिजिकल फॉर्मेट में पैसा बैंक में, लेकिन हमें किस तरीके से दिख रहा है, अकाउंट में। ठीक वैसे ही हमारे जो शेयर्स हैं वो फिजिकल फॉर्मेट में या तो CSDL या NSDL में रखे हैं, लेकिन हमें अपने अकाउंट में दिख रहा है। बट CSDL या NSDL में हम डायरेक्टली अकाउंट नहीं खोल सकते। वी विल हैव टू कॉन्टैक्ट CSDL और NSDL थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स लाइक SBI और HDFC बैंक ATC। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज ए रजिस्टर्ड एजेंट ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिटरी कंसर्न्ड and it is through these depository participants that investor get access to these services of depository. Current news ये है कि ये जो दो सिक्योरिटी डिपॉजिटरी हैं NSDL और CSDL, इसमें से CSDL का फंक्शन थोड़ा टाइम के लिए डिसरप्ट हो गया था बिकॉज ऑफ सम साइबर अटैक। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसका एटमैक्स इस्तेमाल मेंस में कर सकते हैं अगर साइबर सिक्योरिटी पे सवाल लिख रहे हो और आंसर लिख रहे हो और उसमें आपको एग्जांपल देना है ऑफ रिसेंट साइबर अटैक इन इंडिया। वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड पर साइबर अटैक हुआ था, एटमैक्स ये मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। येट आई कवर्ड दिस सो दैट आई कुड डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर डिपॉजिटरीज। इस टॉपिक के बेसिस पे यूपीएससी ने 2021 में एक प्रीलिम्स में सवाल पूछा था। दिस वाज द क्वेश्चन, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये हिंट्स लगेगा, प्लीज सी दिस हिंट्स एंड देन यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट न्यू टूरिज्म पॉलिसी ऑफ असम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो असम सरकार ने एक नई टूरिज्म पॉलिसी अडॉप्ट की है। ये टूरिज्म पॉलिसी को फ्रेम किया गया है आफ्टर कंसल्टेशन विथ वर्ल्ड बैंक। तो ये नाम याद रखिएगा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, हो सकता है पूछ ले कि जो नई टूरिज्म पॉलिसी है कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कंसल्टेशन के बाद प्रिपेयर किया गया। करेक्ट आंसर वुड बी वर्ल्ड बैंक ऑफ कोर्स। इस टूरिज्म पॉलिसी में कोशिश की जा रही है कि कैसे टूरिज्म को प्रमोट किया जाए असम में, एट द सेम टाइम मेंटेनिंग द इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। मेन फोकस रहेगा विमेन एम्पावरमेंट पे भी। तो कई सारे जो मेल डोमिनेटेड एक्शंस हैं या पोजीशंस हैं लाइक गाइड, कुक, वेटर, ड्राइवर, इन सारी चीज़ों के लिए वेमेन को भी ट्रेन किया जाएगा और वो ऑर्गेनाइजेशंस या फर्म्स जो विमेन को इंकरेज करेंगी इन पोजीशंस को हैंडल करने के लिए उनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा, रिकॉग्निशन भी दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम। तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स लिया असम सरकार ने, उसमें भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। ग्लोबल सीड इंश्योरेंस इज रिलेटेड विद G7
and India is the second largest producer of fishes in after China. That is right, but India is not marginally lagging behind. India is lagging behind by a huge margin. So the correct answer would be option A only. That's all from our side for today. Thanks for watching.